जब कोई बहुत बड़ा साम्राज्य टूटता है तो उसके खंडरों पर क्या उगता है? अराजकता या कुछ नया? चलिए आज गोता लगाते हैं उस दौर में जब मौर्य साम्राज्य की विशाल इमारत ढह गई थी और देखते हैं कि उस उथल-पुथल के बीच भारत ने असल में क्या खोया और क्या पाया। क्या ये सच में एक अंधकार युग था या फिर एक नए सृजन की सुबह? ये एक ऐसा सवाल है जो इतिहास के हर पन्ने पर गूंजता है। मौर्यों के बाद भारत एक बड़े चौराहे पर खड़ा था। तो इस दिलचस्प पहेली को चलिए परत दर परत सुलझाते हैं और देखते हैं कि कहानी आगे किस ओर मुड़ती है। जरा सोचिए, एक ऐसी जबरदस्त शक्ति जिसने लगभग पूरे भारत को एक धागे में पिरोया हुआ था, अचानक कमजोर पड़ जाए। मौर्य साम्राज्य के पतन से ठीक यही हुआ। और इसका नतीजा एक बहुत बड़ा राजनीतिक शून्य, एक खालीपन जिसने पूरे उपमहाद्वीप को अपनी चपेट में ले लिया। और बस इस खालीपन को भरने की होड़ शुरू हो गई। इस होड़ में दो तरह की ताकतें आमने सामने थीं। एक जो साम्राज्य के अंदर से ही पैदा हुई और दूसरी जो बाहर से लहरों की तरह हिंदुस्तान की सरजमी पर आईं। तो पहले बात करते हैं उनकी जो पहले से ही सत्ता के गलियारों में मौजूद थे। ये मौर्य साम्राज्य के ही बड़े महत्वाकांक्षी सेनापति और मंत्री थे, जिन्होंने मौके का फायदा उठाने में आप कह सकते हैं जरा भी देर नहीं लगाई। सत्ता का ये ट्रांसफर बड़ी बड़ी लड़ाइयों से नहीं हुआ, बल्कि धोखे और विश्वासघात की एक पूरी सीरीज से हुआ। मौर्य सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने अपने ही राजा बृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश की नींव रखी। और विडंबना देखिए, इतिहास ने खुद को दोहराया जब शुंग वंश के आखिरी राजा देवभूति को उनके ही मंत्री वासुदेव कण्व ने मारकर कण्व वंश की शुरुआत कर दी। इन राजनीतिक घटनाओं का असर इतना गहरा था कि सदियों बाद महाकवि कालिदास ने शुंग वंश से जुड़ी इन्हीं घटनाओं पर अपना मशहूर नाटक मालविकाग्निमित्रम लिख डाला। ये दिखाता है कि ये सिर्फ तख्तापलट नहीं थे, बल्कि इतिहास के वो मोड़ थे जिनकी गूंज आने वाली कई पीढ़ियों तक सुनाई दी। पुष्यमित्र शुंग एक कट्टर ब्राह्मणवादी था। मतलब वो वैदिक परंपराओं में गहरा विश्वास रखता था। कुछ बौद्ध ग्रंथों के अनुसार उसने सम्राट अशोक के बनाए गए 84,000 बौद्ध स्तूपों को नष्ट करवा दिया था। ये उस दौर में बदलते धार्मिक और राजनीतिक माहौल की एक साफ झलक देता है। लेकिन सत्ता के इस खेल में सिर्फ अंदरूनी लोग ही नहीं थे। भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा हमेशा की तरह एक बार फिर नए लोगों और नए विचारों के लिए एक बड़ा दरवाजा बनी। इन हमलावरों की पहली लहर में थे इंडो ग्रीक यानी हिंद यवन, और वो अपने साथ एक ऐसी चीज लाए जिसने भारतीय इतिहास पर एक पक्की छाप छोड़ दी। वो भारत के पहले ऐसे शासक थे जिन्होंने ऐसे सिक्के जारी किए जिन पर राजा का नाम और चेहरा साफ साफ बना हुआ था। इंडो ग्रीक के बाद ये सिलसिला रुका नहीं, बल्कि एक के बाद एक कई समूह आते रहे। पहले शक आए, फिर उनसे ही जुड़े हुए पार्थियन और आखिर में आए कुषाण, जिन्होंने इन सब में सबसे ताकतवर और विशाल साम्राज्य की स्थापना की। इन सभी बाहरी शक्तियों में कुषाण सबसे ज्यादा प्रभावशाली साबित हुए और उनके सबसे महान शासक थे कनिष्क। कनिष्क का प्रभाव इतना गहरा और अच्छा था कि इतिहास में उन्हें अक्सर दूसरा अशोक कहकर भी याद किया जाता है। और ये तुलना उस युग के जबरदस्त विरोधाभास को सामने रखती है। देखिए, एक तरफ थे पुष्यमित्र शुंग, जिन पर बौद्ध धर्म के प्रतीकों को नष्ट करने का आरोप है, और दूसरी तरफ थे कुषाण सम्राट कनिष्क, जो बौद्ध धर्म के एक महान संरक्षक बने। और उन्होंने तो कश्मीर में चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन भी करवाया। सोचिए, एक ही दौर की दो बिल्कुल अलग अलग तस्वीर। कनिष्क का शासनकाल वाकई में असाधारण था। उन्होंने 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत की, जो आज भी भारत सरकार इस्तेमाल करती है। उन्होंने पेशावर और मथुरा, दो राजधानियों से एक बहुत बड़े साम्राज्य पर राज किया, और बौद्ध धर्म के इतने बड़े संरक्षक होने के साथ साथ उनके दरबार में अश्वघोष जैसे दार्शनिक और महान चिकित्सक चरक जैसे विद्वानों का जमघट लगा रहता था। तो हमने राजवंशों का बनना और बिगड़ना देखा, लेकिन क्या ये दौर सिर्फ लड़ाइयों और तख्ता पलट का ही था? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। इस दौर की असली कहानी लड़ाइयों में नहीं, बल्कि उन विचारों और कलाओं में छिपी है जो इसने हमेशा के लिए हमें दी। ये एक ऐसा समय था जब भारतीय, यूनानी और मध्य एशियाई विचार, कला और परंपराएं आपस में मिली, एक दूसरे में घुल गईं, और इस संगम ने कुछ ऐसा बनाया जो पहले कभी नहीं देखा गया था। एकदम नया, अनूठा और कमाल का रचनात्मक। इस कल्चरल मिक्सिंग का सबसे खूबसूरत सबूत हमें उस दौर की कला में मिलता है।
इस दौरान मूर्तिकला की 3 महान शैलियां उभरीं। एक थी उत्तर पश्चिम में गांधार शैली, जिसमें यूनानी हकीकत और भारतीय आध्यात्मिकता का अद्भुत मेल था। दूसरी थी मथुरा शैली, जो पूरी तरह से भारतीय मिट्टी की अपनी उपज थी। और तीसरी दक्षिण में अमरावती शैली, जो सातवाहन जैसे ताकतवर देसी राजवंशों के दौर में फली फूली। तो मौर्योत्तर काल, जिसे अक्सर राजनीतिक बिखराव का अंधकार युग मान लिया जाता है, असल में सांस्कृतिक रचनात्मकता और एकीकरण का एक बेहद जिंदादिल दौर था। और ये हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि इतिहास में जिन्हें हम उथल-पुथल का दौर कहते हैं, क्या वे अक्सर अपने पीछे ऐसी ही कोई छिपी हुई रचनात्मक विरासत छोड़ जाते हैं।